नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 13 जनवरी 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल जिस पे काफ़ी डिबेट हो रही है, क्या सेक्सुअल रिलेशन से इस्टेब्लिश करने के लिए जो एज ऑफ कंसेंट है अभी 18, क्या इसे कम करके 16 करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे डिबेट है। तो पहला आर्टिकल इससे संबंधित है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज ग्रीनलैंड से संबंधित। यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए जो डेनमार्क का पार्ट है। पहले लोग इसे मजाक समझ रहे थे, लेकिन जैसा यूएसए ने वेनेजुला में किया, अब लोग इसे सीरियस समझने लगे हैं कि यार ट्रंप का कुछ नहीं पता, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ग्रीनलैंड की पॉलिटिक्स से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे। और तीसरा आर्टिकल, इसरो का एक बार फिर से मिशन फेल हो गया, PSLV C62। सेम वही गलती हुई जो PSLV C61 के दौरान हुई थी। लगातार 2 फेलियर, बहुत बड़ा इशू है, जानेंगे इससे संबंधित भी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्या जो एज ऑफ कंसेंट है वो कम की जानी चाहिए या फिर नहीं की जानी चाहिए। अपना सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले ना मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। एक लड़का है जिसकी एज है 17 साल और लड़की की एज भी है 17 साल। अब देखो, दोनों ना स्कूल में पढ़ते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ना अपनी मर्जी से कंसेंट के साथ में फिजिकल रिलेशन से इस्टेब्लिश करते हैं। तो क्या ये क्राइम है? आंसर है यस। ये रेप है जो लड़के ने लड़की का किया और लड़का जेल जाएगा पोक्सो एक्ट के अंतर्गत। इंडियन कानून यही कहता है। और मान लो अगर लड़के की एज 18 साल 1 दिन है और लड़की की एज भी 18 साल 1 दिन है, अगर इस एज में दोनों आपस में फिजिकल रिलेशन से इस्टेब्लिश करते हैं तो क्या यह क्राइम है? आंसर है नो। क्या बदल गया? बदल गया एज। यानी देखो, 18 से कम अगर एज है ना तो फिर कंसेंट मैटर ही नहीं करती। 18 से ज्यादा की एज वाले लोग अगर कंसेंट के साथ में फिजिकल रिलेशन से इस्टेब्लिश करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कानून उन्हें अपराधी नहीं मानता है। लेकिन 18 से कम अगर फिजिकल रिलेशन से इस्टेब्लिश किए जाते हैं तो फिर उसमें कंसेंट की वैल्यू नहीं है। कंसेंट के साथ में किया तो भी पोक्सो एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज होगा। अब वैसे तो देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, आपके मन में भी ये डाउट जरूर आया होगा। वैसे तो देखो, ये जो एक्ट है ना वो जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल मतलब जैसे मान लो लड़के की जो एज है वो 17 है, लड़के की एज 17 है और लड़की की एज 21 है, तो क्या केस दर्ज होगा लड़की के ऊपर जिसकी एज 18 से ऊपर है? जी हां, जेंडर न्यूट्रल है। लड़के की एज 17 है तो कंसेंट मैटर नहीं करता, तो जो महिला है 21 एज वाली उसके खिलाफ केस दर्ज होगा। लेकिन मान लो, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो, मान लो लड़की की एज है 16 और लड़के की एज है 17, तो फिर किसके खिलाफ केस दर्ज होगा? क्योंकि कंसेंट तो दोनों की नहीं है, तो फिर देखो केस दर्ज होगा लड़के के अगेंस्ट, लड़की के अगेंस्ट नहीं होगा। इवन 17 एज है लड़के की और उसने फिजिकल रिलेशन से इस्टेब्लिश किए 16 ईयर की लड़की के साथ में, तो भी लड़के के अगेंस्ट केस दर्ज होगा, लड़की के अगेंस्ट नहीं होगा। हालांकि उसे अडल्ट की तरह ट्राई नहीं किया जाएगा, ट्रायल चलेगा कन्फ्लिक्ट विद लॉ, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने जो केस चलता है ना, और बाद में ऑब्जर्वेशन होम में भेजा जाता है, वो सब कुछ होगा। मतलब पॉइंट क्लियर है ना? अगर लड़के की और लड़की की दोनों की एज 18 से कम है तो मोस्टली देखो लड़के के अगेंस्ट ही केस दर्ज होगा, लड़की के अगेंस्ट नहीं होगा। मोस्टली मैं इसलिए कह रहा हूं, मान लो कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया हो कि हाँ भाई लड़के की एज तो सिर्फ 10 साल थी, 11 साल थी और लड़की की एज 17 साल, तो ऐसी सिचुएशन में देखो कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया हो तो अलग बात है, लेकिन रेयरली ऐसा होता है। तो ये मैंने आपको सिचुएशन दे दी। अब क्वेश्चन यही है, इस आर्टिकल का जो कोर क्वेश्चन, कोर एस्पेक्ट यही है
क्या जो ये एज ऑफ कंसेंट है इसे कम किया जाना चाहिए? 18 साल से घटा के क्या इसे 16 साल कर देना चाहिए? इसी पे अपने को ये पूरा आर्टिकल डिस्कस करना है। क्योंकि देखो, ये जो मैंने आपको चीज बताई ना, 10 जनवरी को ना सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश वर्सेस अनिरुद्ध वाला जो केस था ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एक्नोलेज किया, माना कि भैया ये जो पोक्सो एक्ट है, पोक्सो एक्ट का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। मिसयूज कैसा हो रहा है मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो, लड़के की एज 17 और लड़की की एज 16, दोनों ने कंसेंट के साथ में रिलेशन इस्टेब्लिश किए। बाद में लड़की के घर वालों को पता लगा कि ये तो गलत हुआ है, तो लड़की ने ना केस दर्ज करवा दिया, लड़की के घर वालों ने ना केस दर्ज करवा दिया 17 साल के लड़के के अगेंस्ट कि जबरन हमारी लड़की को किडनैप किया गया, और पोक्सो के तहत केस दर्ज करवाया गया कि किडनैप करके रेप किया गया, फिजिकल रिलेशन से इस्टेब्लिश किए गए। तो फिर ना जब ये शिकायत जाती है ना लड़की के घर वालों की तरफ से, तो फिर पुलिस वालों को ना जबरन जबरन मतलब ला कहता है, पुलिस वालों को अरेस्ट करना ही पड़ता है लड़के को। फिर पुलिस ये नहीं देखती कि हाँ भाई दोनों ने कंसेंट के साथ में रिलेशन से इस्टेब्लिश किए थे, लड़के की गलती नहीं है, कुछ नहीं देखा जाता, बस पोक्सो के तहत केस दर्ज होता है और अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मिसयूज को हाईलाइट किया है कि पोक्सो एक्ट का जो मिसयूज है वो काफी ज्यादा हो रहा है। मतलब दो टीनेजर्स देखो प्यार करते हैं, पोक्सो एक्ट उन्हें ना क्रिमिनल बना देता है। तो अब ना कोर्ट ने सरकार को बोला है कि भाई कुछ करो, इस कानून को ना थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाओ जेन्युइन रिलेशनशिप्स के लिए। तो थोड़ा सा मैं, अगर आपको मतलब आंसर्स में लिखना है तो थोड़ा देखो, आपको वो भी बताता हूं कि क्या लिखोगे, डेफिनेशंस वगैरह क्या लिखोगे। जैसे एज ऑफ कंसेंट के बारे में क्वेश्चन आए तो आप डिफाइन करोगे। देखो, एज ऑफ कंसेंट ना वो लीगल एज है जब ना कोई पर्सन या आप सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए ना हाँ बोल सकते हो। और इंडिया में ये जो एज ऑफ कंसेंट है अभी कितनी है? इंडिया में अभी एज ऑफ कंसेंट है 18। समझ गए? और अगर कोई 18 से नीचे है यानी माइनर है, तो फिर देखो उसकी कंसेंट की ना कोई वैल्यू नहीं है। मतलब अगर 16 साल की लड़की खुद हाँ बोले तब भी ला उसे रेप मानेगा। लेकिन दिक्कत जानते हो क्या है? दिक्कत ये है, देखो आज का जो युग है ना, आपको पता है इंटरनेट का जमाना है, ओटीटी का युग है। आज के युग में ना बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, चीज़ों को समझने लगते हैं। और ये जो उम्र होती है ना एडोलसेंस वाली, 15, 16, 17, 18, हार्मोनल चेंजेस आते हैं इस एज में। हार्मोनल चेंजेस की वजह से देखो जो एडोलसेंट्स होते हैं उनको प्यार होता है, और ये नेचुरल है। एक्सपर्ट बोलते हैं ये सब नेचुरल है, फिजिकल रिलेशन से इस्टेब्लिश करना इस एज में। तो उनके अनुसार कानून ऐसा होना चाहिए जो नेचुरल लव को ना रोके, मतलब आपस में लड़का लड़की का प्यार होता है ना उसे ना रोके। अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन करता है ना बच्चों को, उसे कानून जरूर रोके। लेकिन अब क्वेश्चन यही उठता है कि दोनों के बीच में फर्क कैसे महसूस किया जाए, कैसे पता लगेगा कि ये तो आपस में उनका रियल लव था और या फिर ये एक्सप्लॉयटेशन था, कैसे पता लगेगा? अपने को बच्चों को देखो बचाना भी है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से, और जो रियल लव है एक लड़के लड़की के बीच में उसको भी प्रोटेक्ट करना है। तो क्या करें? देखो इसके लिए ना जर्मनी में ना एक रूल है, अकेले जर्मनी में नहीं है बल्कि यूके में भी है, कनाडा में भी है। रूल क्या है? रूल है देखो रोमियो जूलियट क्लास। क्या है? यहां पे नीचे देखो क्या है ये रोमियो जूलियट क्लास। देखो अगर लड़का लड़की की एज में गैप कम है ना, फॉर एग्जाम्पल 2 साल है, मान लो लड़की की एज 17 है और लड़के की एज 19 है। अब पोक्सो एक्ट के तहत तो केस दर्ज होना चाहिए कायदे से, क्योंकि लड़की की कंसेंट वैल्यू है नहीं, एज 18 से कम है, 17 है। लेकिन रोमियो जूलियट क्लास कहता है अगर लड़का और लड़की के बीच में एज डिफरेंस 2 साल है या फिर किसी देश में 3 साल है, एज गैप सिर्फ अगर 3 साल है ना, तो फिर लड़के के अगेंस्ट केस नहीं दर्ज होगा, उसे रियल लव माना जाएगा, उसे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं माना जाएगा। और मान लो
एज गैप बहुत ज्यादा है, जैसे लड़की की एज 17 है और लड़के की एज 30 है, तो इसे फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन माना जाएगा। समझ गए? यानी कि जो ये रोमियो जूलियट क्लास है जो कई देशों में है, इसमें यह देखा जाता है कि लड़के और लड़की के बीच में एज गैप अगर बहुत कम है, फॉर एग्जांपल 2 साल है या 3 साल है, तो इसका मतलब सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ है, वो रियल लव है उनका, उसे प्रोटेक्ट करो, केस दर्ज मत करो। लेकिन एज गैप अगर बहुत ज्यादा है तो फिर केस दर्ज करो, वो फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन माना जाएगा। समझ गए? फिर देखो कुछ ना डेटा भी देते हैं, ये रोमियो जूलियट क्लास तो आप समझ गए, फिर ना एक डेटा देते हैं राइटर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डेटा है। इस डेटा के अनुसार 11% लड़कियों का जो फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस था वो देखो 15 से पहले ही हो गया, और 39% लड़कियों का जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस था वो 18 की एज से पहले हो गया। तो देखो ये रियलिटी है, अब कानून इस रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकता। मतलब जो बात मैंने बोली थी कि आजकल बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, सेक्सुअल एक्सपीरियंस जल्दी हो जाता है, लेकिन पोक्सो एक्ट को ना हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, खास करके लड़की की फैमिली के द्वारा। समझ गए? जैसे असम, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों में ना 24.3% जो पोक्सो केसेस थे ना, वो क्या थे? वो लव वाले केसेस थे, रोमांटिक केसेस थे। बाकी केसेस में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट 25% जो केसेस थे वो रोमांटिक केसेस थे, रोमांस वाले केसेस थे। देखो इस पूरे आर्टिकल का ना सॉल्यूशन तो वही है जो मैंने पहले ही आपको बता दिया, रोमियो जूलियट क्लास। एज ऑफ कंसेंट 18 से घटा के 16 नहीं करनी चाहिए, बस वो रोमियो जूलियट क्लोज लेके आना चाहिए कि एज गैप अगर कम है, 2 साल या 3 साल है, तो फिर उसे क्राइम मत मानो। यही बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि एज ऑफ कंसेंट अगर कम करेंगे ना, बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज आएगा, ट्रैफिकिंग का जो डर है वो बढ़ जाएगा। मतलब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं ना, अगर एज 16 कर दी तो जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स है ना, वो 16 साल की लड़कियों को टारगेट करेंगे और टारगेट करके बोलेंगे कि देखो ये लड़की जो है 17 साल की है, 16 साल 1 डे की है, तो मतलब इसने हाँ भरी थी, इसने अपनी कंसेंट दी थी और अपनी मर्जी से ये लड़की आई है। वो इस बहाने का यूज करेंगे अगर एज ऑफ कंसेंट कम की गई तो। इवन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी है 2007 की, ये स्टडी ना ये कहती है, नीचे देखो, ये स्टडी कहती है 50% से ज़्यादा जो केसेस होते हैं ना ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वाले, 50% से ज़्यादा केसेस में ना एब्यूज़र बच्चे के जानने वाले होते हैं। फैमिली, नेबर्स, टीचर्स, उनसे बल्कि ज़्यादा खतरा होता है। अगर कंसेंट की एज कम कर दी, 18 से 16 कर दी, तो ये लोग ना कंसेंट का बहाना बनाकर बच निकलेंगे। और बच्चा बेचारा ना कई बार इमोशनल प्रेशर में ना हाँ बोल देता है, उसे पता ही नहीं होता कि मतलब वो क्या करने जा रहा है। हालांकि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, अभी तक तो आर्टिकल में हम ये बात कर रहे थे कि बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। समझ गए? लेकिन पॉइंट आप समझ गए ना? पॉइंट ये है कि 50% से ज्यादा जो एब्यूजर होते हैं वो जानने वाले होते हैं और वो ना प्रेशर डालते हैं, इमोशनल प्रेशर, और बच्चे जो हैं इमोशनल प्रेशर में आके अपनी कंसेंट दे देते हैं। तो इसलिए कंसेंट कम नहीं करनी चाहिए। एक पॉइंट देखो इस आर्टिकल में ना, आप ये भी रेज कर सकते हो, अगर ये जो स्ट्रिक्ट लाइन होती है, जैसे मान लो 18 साल 1 दिन, 18 साल 1 दिन का लड़की है मान लो, तो देखो कंसेंट काउंट होगी। लेकिन 17 साल 364 डेज की अगर लड़की है तो कंसेंट की वैल्यू नहीं है। तो 1 दिन में क्या लड़की मैच्योर हो जाती है? ये मतलब कट ऑफ लाइन, स्ट्रिक्ट कट ऑफ लाइन जो कई बार कानून रखता है, तो स्ट्रिक्ट कट ऑफ लाइन रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? फिर इसके जवाब में हालांकि आर्गुमेंट ये भी आता है कि देखो कोई तो आप कट ऑफ लाइन रखोगे ही ना, अदरवाइज तो देखो हमेशा जज के पास में डिस्क्रिशन रहेगी। लेकिन लॉ में ना क्लैरिटी होना जरूरी है, तो ये स्ट्रिक्ट कट ऑफ लाइन जो है ना वो क्लैरिटी लेके आता है।
कोर्ट्स देखो खुद कंफ्यूज रहते हैं। कोर्ट्स कई बार तो ह्यूमैनिटी के आधार पे जजमेंट देते हैं कि यारे ये रियल लव था, ये रोमांस था दोनों के बीच में, इसे आप वेपनाइज मत करो। कई बार कोर्ट्स स्ट्रिक्ट जो पोक्सो के रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब अलग अलग हाई कोर्ट्स ना इन मामलों में अलग अलग जजमेंट देते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्नॉलेज किया है कि हाँ यार दिक्कत तो है, मिसयूज तो इसका हो रहा है बहुत ज़्यादा। निर्भया रेप केस के बाद में ना जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई थी। इस कमेटी ने बोला था कि उस समय आईपीसी था, अब तो भारतीय न्याय संहिता आ गया। उस समय जस्टिस वर्मा कमेटी ने बोला था आईपीसी सेक्शन 375 के तहत ना एज ऑफ कंसेंट को 16 माना जाए, लेकिन पार्लियामेंट ने इसे बढ़ा के 18 कर दिया था उस समय। फिर 240वीं रिपोर्ट थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। इन्होंने ये बोला था पोक्सो बिल में ना माइनर की जो कंसेंट है ना उसको रिकॉग्नाइज ना किया जाए। और फिर 167th रिपोर्ट आई थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स की। इन्होंने भी बोला था कि एज ऑफ कंसेंट को ना 16 से बढ़ा के 18 कर दी जाए। तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने बोला था 16 रखो, पार्लियामेंट्री कमेटीज ने बोला आप इसे इंक्रीज कर दो। लॉ कमीशन ने भी ये बोला कि एज ऑफ कंसेंट कम मत करो, अगर एज ऑफ कंसेंट कम करोगे तो पोक्सो जो है वो एक पेपर लॉ बन जाएगा और फिर चाइल्ड मैरिजेस वगैरह ज़्यादा होने लगेंगी, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एज ऑफ कंसेंट से संबंधित। सॉल्यूशन वही है, रोमियो जूलियट क्लास वाला, तो वही सॉल्यूशन है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ग्रीनलैंड की ना पॉलिटिक्स से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के आईआर से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले आप मैप में ना ग्रीनलैंड देख लीजिए कहाँ पे है। देखो ये है ग्रीनलैंड, ये डेनमार्क का पार्ट है। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का देखो एक ऑटोनोमस रीजन है। लेकिन ना अब यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप का दिल आ गया है इस ग्रीनलैंड के ऊपर, और वो ना ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं डेनमार्क से। आपको शायद याद होगा ये जो अलास्का है ना, ये अलास्का जो यूएस से इतना दूर है, ये यूएसए ने ना खरीदा था। और अब ना यूएसए के जो राष्ट्रपति है ना ट्रंप, इवन लुसियाना भी यूएसए ने ना खरीदा था। लुसियाना, अलास्का, ये दोनों जो है यूएसए ने खरीदे थे। तो अब ट्रंप ना अपने आप को महान राष्ट्रपतियों में काउंट करवाना चाहते हैं कि देखो मैंने भी ना यूएसए की जो फिजिकल टेरिटरी है ना वो इंक्रीज कर दी। समझ रहे हो? मतलब शुरू में तो ट्रंप ने जब ग्रीनलैंड को लेने की बात कही ना, ये यूएसए है, ये ग्रीनलैंड है, ये डेनमार्क का पार्ट है, दोनों के बीच में दूरी काफी ज्यादा है। तो शुरू में तो ट्रंप ने जब ग्रीनलैंड लेने की बात कही तो लोगों ने मजाक समझा, लेकिन अब देखो यूं लगने लगा है कि ट्रंप तो काफी ज्यादा सीरियस हैं ग्रीनलैंड को लेके। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि कोई देश अपनी जमीन को क्यों बेचेगा 21वीं सेंचुरी में? पहले देखो उतना जमीन की वैल्यू नहीं हुआ करती थी, इवन नेशन स्टेट का कंसेप्ट उतना स्ट्रॉन्ग उस समय नहीं था। अब तो 21वीं शताब्दी में तो आपको पता है हर एक देश अपने इंच के लिए लड़ाई करने को तैयार रहते हैं। तो 21वीं शताब्दी में कोई देश अपनी जमीन क्यों बेचेगा? और वेनेजुएला के अंदर जाके यूएस की फोर्सेस ने उनके राष्ट्रपति को पकड़ा ना, तो उसके बाद तो ट्रंप के जो मंसूबे हैं और खतरनाक हो गए हैं। मतलब समझ गए, पूरी दुनिया ने विरोध किया ट्रंप ने जो कुछ किया वेनेजुएला के अंदर, लेकिन फिर भी देखो यूएस को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो यूएस को लगा यार कुछ नहीं है, पूरी दुनिया सिर्फ कंडेम करती है और हमारा कोई नुकसान तो होना जाना है नहीं। तो यूएसए वेनेजुएला की घटना के बाद ना बिना चोट खाए निकल गया। तो इससे मतलब जो हौसले हैं ट्रंप के वो और भी ज्यादा बुलंद हो गए हैं। अब उनका जो कॉन्फिडेंस था पहले वो एरोगेंस में बदल गया है कि यूएसए चाहे कुछ भी कर सकता है। वो सोच रहे हैं कि वेनेजुएला में हमने इतना कुछ कर दिया, हम बच गए, तो हम ग्रीनलैंड भी ले सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन देखो ट्रंप की इस घोषणा के बाद में ना कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, यूरोप डर गया है। क्योंकि देखो ट्रंप जो है वो अपने पार्टनर्स, अपने एलाइज से भी चीजें नहीं डिस्कस करते, वो खुद से कर देते हैं। वो फ्रेंड और दुश्मन दोनों में फर्क ही नहीं करते। अगर उन्हें लगा
कि मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो एलाय है, मेरा जो दोस्त है वो मना करेगा, वो अकेले ही डिसीजन ले लेते हैं। और इस चीज को ना आईआर में बोलते हैं यूनिलेटरलिज्म। क्या बोलते हैं? यूनिलेटरलिज्म, मतलब अपने हिसाब से फैसले ले लेना, इवन अपने एलाय से बात तक ना करना। अब राइटर एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन कि ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड के पीछे पड़े क्यों है? ये बेसिक क्वेश्चन है, व्हाई ग्रीनलैंड? इसके देखो काफी सारे रीजंस हैं। जैसे सबसे पहला रीजन ये है, वर्ल्ड वार सेकंड में ना जो ये ग्रीनलैंड था ना, ये देखो काफी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल आउटपोस्ट था। ये देखो यहां पे नीचे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ग्रीनलैंड जो था वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान ना बहुत क्रिटिकल आउटपोस्ट था पूरे अटलांटिक ओशन पर नजर रखने के लिए। ये देखो यहां पे नजर रखनी हो तो ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। आज के समय में वहां ना यूएस का थुले एयरबेस है। जी हां, ग्रीनलैंड पे ना यूएसए का ऑलरेडी मिलिट्री बेस है जिसका नाम है थुले। अब ये जो यूएसए का बेस है ना ग्रीनलैंड के ऊपर, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करता है, मतलब मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम। रशिया अगर मिसाइल फायर करे तो देखो ग्रीनलैंड के ऊपर जो यूएसए का ये मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है ना, तो ये सबसे पहले यूएस को वार्निंग देगा कि भाई रशिया से मिसाइल चल पड़ी हैं और आप सचेत हो जाओ। तो ऑलरेडी मिलिट्री एयरबेस है यूएस का ग्रीनलैंड के ऊपर। तो इंपॉर्टेंस आप समझ गए, ये सिर्फ पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट देखो ये है कि ना इकोनॉमिक पोटेंशियल ग्रीनलैंड का काफी ज्यादा है, क्योंकि देखो ग्लोबल वार्मिंग से ना आर्कटिक की जो बर्फ है ना, ये ऊपर जो आर्कटिक है ना, ये सारा यहां की जो बर्फ है ना पिघल रही है। अब बर्फ पिघलने की वजह से ना नए नए जो सी रूट्स हैं वो खुल रहे हैं। वो सी रूट्स ओपन होंगे तो शिप्स वहां से जाएंगे, ट्रेड जो है बहुत ज्यादा फास्ट होगा। और इसके अलावा आर्कटिक ओशन की बर्फ पिघल रही है तो वहां जमीन के नीचे ना खजाना है। खजाना जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स जो काम आते हैं चिप्स बनाने में, बैटरीज बनाने में, जो मिसाइल में लगती हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं आर्कटिक ओशन की ज़मीन के नीचे। तो ना रशिया और चाइना की जो नज़र है वो इन रिसोर्सेज पे है, लेकिन ग्रीनलैंड को अपने हाथ में लेकर ट्रंप चाहते हैं कि चाइना और रशिया से पहले आर्कटिक ओशन का जो खजाना है वो मुझे मिल जाए। समझ रहे हो? ये चाहते हैं ट्रंप। वैसे ट्रंप ऑफिशियल रीजन जानते हो क्या देते हैं? मतलब यूं तो साफ साफ वो बोल नहीं सकते कि मुझे आर्कटिक ओशन का खजाना चाहिए इसलिए मैं ग्रीनलैंड मांग रहा हूं। वो ऑफिशियल रीजन ये बोल रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं आर्कटिक और अटलांटिक सी लेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा ना ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल जरूरी है। लेकिन देखो ये पॉइंट उतना वैलिड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यूएस का पूरा एक्सेस है इस आइलैंड के ऊपर। वहां पे यूएस का जो मिलिट्री बेस है वो फंक्शनल है। और इवन उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट जो डेनमार्क है वो तो देखो नाटो का मेंबर है यार। मतलब नाटो के मेंबर्स तो वैसे भी यूएसए की सारी बात मानते ही हैं। तो आप नाटो के मेंबर से ही उसकी जमीन छीन रहे हो, तो ये तो बहुत मतलब हंसी की भी बात है। समझ में ही नहीं आ रहा हंसें या फिर ये सोचें कि हाँ भाई ट्रंप क्या कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो राइटर क्वेश्चन यही रेज करते हैं, जमीन खरीदने की जरूरत क्या है? तो राइटर फिर वो बोलते हैं कि देखो वजह जो है वो पर्सनल भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रंप ना 19वीं सेंचुरी के माइंडसेट के हिसाब से सोचते हैं। उन्हें लगता है 19वीं सेंचुरी के प्रेसिडेंट्स ने 19वीं सेंचुरी में यूएसए के प्रेसिडेंट्स ने जो किया वो मैं आज करना चाहता हूं। 19वीं सेंचुरी में ना वहां उस समय जो यूएसए के प्रेसिडेंट्स थे ना, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने जमीन खरीद के अमेरिका के एरिया को बड़ा कर दिया। जैसे लुसियाना प्रेसिडेंट जेफरसन ने परचेज किया था, अलास्का को भी परचेज किया गया था। तो ट्रंप चाहते हैं कि उनका नाम बिना राष्ट्रपति जेफरसन और राष्ट्रपति मैकिन्ले के साथ में जोड़ा जाए। उन्हें लगता है कि मैं यूएसए के एरिया को फिजिकली अगर एक्सपेंड कर दूंगा तो मतलब हमारा जो पूरा देश है, नेशन है, वो ग्रेट कहलाएगा। उन्हें यह लगता है। लेकिन वो देखो एक चीज ये भूल रहे हैं कि 21वीं शताब्दी है भाई। अब रशिया और चाइना ये भी छोटे प्लेयर्स नहीं हैं, वो भी फॉर्मिडेबल पावर्स हैं, बड़ी मतलब अच्छी खासी पावर्स हैं।
आज के टाइम में टेरिटरी इस प्रकार से आप किसी की छीन नहीं सकते, ग्रैब नहीं कर सकते। डेनमार्क के लोग कितना ज्यादा विरोध करेंगे और ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अब देखो ट्रम्प के बारे में कुछ कह नहीं सकते। कल तक देखो किसी देश के राष्ट्रपति को अंदर जाके यूएस की फोर्सेस इस प्रकार से किडनैप कर सकती हैं, वो भी इम्पॉसिबल ही लगता था। लेकिन अब ट्रम्प के ऑर्डर से हो गया। लेकिन मान लो अगर ग्रीनलैंड ले लिया यूएस ने, तो क्या होगा? तो देखो सबसे पहला तो ये होगा, नाटो जो है वो खत्म हो जाएगा। नाटो का तो बेसिक प्रिंसिपल है एक सबके लिए, सब एक के लिए। मतलब नाटो के किसी भी मेंबर पे हमला हुआ तो नाटो के सारे देश उसे ना अपने ऊपर हमला मानेंगे। अगर नाटो का जो लीडर है यूएस, वही डेनमार्क की जमीन अगर छीनेगा तो नाटो पूरी तरह से टूट जाएगा, अलायंस जो है पूरी तरह से टूट जाएगा। और देखो यूरोप ना अभी तक यूएस को ना प्रोटेक्टर मानता था कि यूएस हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर यूएस ने ग्रीनलैंड को छीन लिया तो फिर देखो यूरोप पूरी तरह से ना यूएसए को अब थ्रेट मानने लगेगा। ट्रस्ट जो है यूरोप और यूएसए के बीच में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बल्कि नफरत बढ़ेगी। और देखो सबसे बड़ा पॉइंट जो है, मोरालिटी वाला पॉइंट भी है। इंटरनेशनल लॉ जो है वो देखो सोवरेनिटी पे चलता है, वो रूल बेस्ड ऑर्डर पे चलता है। अब टेरिटरी जो है कोई बॉर्डर नहीं है जिसे आप कमोडिटी की तरह बेच रहे हो, खरीद रहे हो। अगर यूएसए ने रूल्स तोड़े तो देखो फिर चाइना, रशिया, हर कोई रूल तोड़ने लगेगा और आईआर से ना मोरालिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और वही दौर फिर से आ जाएगा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले था, सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले था। माइट इज राइट हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में, जिसकी लाठी उसी की भैंस। और ऐसी सिचुएशन में देखो जो कमजोर देश हैं वो डर जाएंगे, वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो देखो बात ये सिर्फ एक आइलैंड की नहीं है, आप बड़ी पिक्चर देखो। किस प्रकार से ट्रंप अगर ऐसा करते हैं तो नियो इंपीरियलिज्म जो है वापस आ सकता है, जो पहले कोलोनिज्म था वो वापस आ सकता है। तो ट्रंप के ये जो एक्शंस है ना वो पूरी वर्ल्ड की स्टेबिलिटी के लिए ना बहुत बड़े खतरे की तरह हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, PSLV C62 मिशन की फेलियर से संबंधित है। अपना सिलेबस में GS पेपर 3 के अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ स्पेस टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कल यानी 12 जनवरी की सुबह ना लोकेशन श्रीहरिकोटा, इसरो का ना एक मिशन लॉन्च हुआ था। मिशन था PSLV C62। शुरुआत देखो काफी शानदार थी, फर्स्ट स्टेज क्लियर, सेकंड स्टेज भी क्लियर। लेकिन देखो जैसे ही ये मिशन थर्ड स्टेज में एंटर किया ना तो लाइव टेलीकास्ट जो था इस मिशन के लॉन्च का वो बंद हो गया और बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन आ गई। डेटा से देखो ये पता चला कि रॉकेट ने ना अपना रास्ता यानी जो अपनी जो ट्रेजेक्टरी है वो खो दी है, यानी मिशन फेल हो गया है। देखो ये दर्दनाक इसलिए भी था क्योंकि ऐसा लगा कि ना ये रिपीट टेलीकास्ट है, क्योंकि इससे पहले भी ना मई 2025 में PSLV C61 मिशन जो था ना इसी प्रकार से फेल हो गया था। और पिछले मिशन में भी सेम ऐसा ही हुआ था, सेम स्टेज, सेम तरह का फेलियर। मतलब जब देखो एक गलती 2 बार होना तो फिर वो गलती नहीं कहलाती, वो सिस्टमिक फेलियर बन जाता है, जो कि हुआ है इन दोनों मिशंस में। आप थोड़ा देखो बेसिक समझो, जो ये PSLV है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसे हम ना इसरो का वर्क हॉर्स कहते हैं। वर्क हॉर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो PSLV ने ना 50 से ज्यादा सक्सेसफुल मिशंस जो हैं वो लॉन्च किए हैं, इसलिए काफी रिलायबल माना जाता है PSLV को। और PSLV की जो टेक्नोलॉजी है ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये मैच्योर टेक्नोलॉजी है। और मैच्योर टेक्नोलॉजी जब देखो फेल होती है ना तो फिर मतलब क्या है, मतलब डिजाइन में कमी नहीं है, क्योंकि डिजाइन तो देखो दशकों से सेम ही था, कहीं ना कहीं कमी है इक्विपमेंट्स में। समझ गए? मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो आपकी मारुति 800 कार है, अब लगातार इतने सालों से मारुति 800 तो चल ही रही है, लेकिन अचानक चलना बंद कर दे
तो आप क्या बोलोगे? यूं थोड़ी ना बोलोगे कि कार की टेक्नोलॉजी में दिक्कत आ गई। आप बोलोगे यार कार का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा, या फिर सर्विसिंग में दिक्कत है, कोई पार्ट ठीक ढंग से फिट नहीं हुआ, ये दिक्कत है। समझ गए? तो डिजाइन में कमी नहीं है। यही देखो इसरो के साथ में हो रहा है। कहीं ना कहीं देखो जो इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या फिर उस प्रोसेस का चेक्स है ना, वहां पे कोई गैप रह गया, जिस वजह से लगातार दूसरी बार फेलियर का सामना करना पड़ा। अगर हम देखो थोड़ा डीप में जाएं, थोड़ा डीप में अगर हम जाएं तो मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ा बताता हूं। स्टेज 1 में ना सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल होता है, सॉलिड फ्यूल। क्योंकि देखो एकदम से ना धरती से रॉकेट को उठाना होता है, बहुत थ्रस्ट चाहिए, बहुत थ्रस्ट चाहिए, तो शुरू में सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल होता है। स्टेज 2 में लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल होता है। दिक्कत कहां पे आई? दिक्कत दोनों बार ना स्टेज 3 में आई। यहां पे भी फिर से सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल होता है, सॉलिड फ्यूल। वैसे बताने के लिए बता देता हूं, स्टेज 4 में फिर से लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल होता है। दिक्कत आई कौन से में? स्टेज 3 में। हुआ क्या? हुआ ये, रॉकेट इंजन ना देखो एक प्रेशर कुकर जैसा होता है। अगर वहां से प्रेशर लीक होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा, तो फिर देखो गैस जो है ना बहुत तेजी से नहीं निकलेगी। रॉकेट कैसे चलता है? आपने दिवाली वाला रॉकेट जलाया होगा ना। रॉकेट कैसे जलता है? रॉकेट जलता है जैसे आप आग लगाते हो, यहां नीचे से गैस निकलती है, रॉकेट ऊपर भागता है, ऊपर भागता है। लेकिन मान लो अंदर बिल्कुल प्रेशर ड्रॉप हो गया, तो नीचे जो गैस निकल रही है ना, वो तेजी से गैस नहीं निकलेगी। तेजी से गैस नहीं निकलेगी तो फिर रॉकेट देखो भागेगा नहीं, उतना थ्रस्ट नहीं मिलेगा। समझ गए? और स्टेज 3 जो होती है ना, ये तो हॉरिजेंटल वाली स्टेज होती है। हॉरिजेंटल मतलब जैसे मैं आपको बताता हूं, पहली जो स्टेज होती है जो सॉलिड फ्यूल वाली, इसमें तो धरती से रॉकेट ऊपर जाता है एकदम से, सिर्फ शायद 50-60 किलोमीटर जाता होगा। फिर दूसरी जो स्टेज होती है ना, दूसरी स्टेज में जो रॉकेट है थोड़ा ऊपर भी जाता है, थोड़ा हॉरिजेंटल भी जाता है, इस प्रकार से टेढ़ा सा जाता है। फिर थर्ड जो स्टेज है ना, थर्ड स्टेज में रॉकेट सिर्फ हॉरिजेंटल जाता है, बिल्कुल ऐसे जाता है। तो ये वो वाली स्टेज है कि रॉकेट हॉरिजेंटल जाता है। और फिर लास्ट स्टेज में तो फिर वो मैनोवर करना पड़ता है, ऑर्बिट में छोड़ना पड़ता है सैटेलाइट को, ताकि वो चारों ओर चक्कर लगाता रहे। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं। समझ गए? फिर राइटर एक बात बोलते हैं, यहां पे देखो ट्रांसपेरेंसी की भी कमी है। जब देखो PSLV C61 मिशन फेल हुआ था ना, तो एक कमेटी बनी थी, फेलियर एनालिसिस कमेटी, FAC। अब उस कमेटी ने ना अपनी जो रिपोर्ट थी कि PSLV C61 क्यों फेल हुआ, वो रिपोर्ट ना PMO ऑफिस को दे दी। लेकिन पब्लिक या फिर साइंटिफिक कम्युनिटी को डिटेल्स नहीं दी गई कि PSLV C61 क्यों फेल हुआ। और देखो ये जो चेयरमैन है ना, अभी इसरो चेयरमैन V नारायणन है, इनका जो कार्यकाल है ना, इनका जो टेन्योर है वो थोड़ा अलग रहा है। मतलब ट्रेडिशनली इसरो का जो कल्चर रहा है वो थोड़ा ओपननेस का रहा है, साइंटिफिक ओपननेस। मतलब जब APJ अब्दुल कलाम के समय SLV-3 फेल हुआ था ना, तब सतीश धवन ने मीडिया के सामने फेलियर को एक्सेप्ट किया था। यह लिगेसी है इसरो की। लेकिन अब इसरो का जो पोस्चर है वो देखो थोड़ा ग्रेडेड हो गया है, ब्यूरोक्रेसी वाला हो गया है। इसरो ने एश्योरेंस दिया था कि स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट कर दी गई है, मतलब जो गलती थी वो ठीक कर दी गई है। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? फेलियर। इसका मतलब बिना रूट काज बताए जल्दबाजी में लॉन्च किया गया और पूरी तरह से जो पुरानी गलती थी वो ठीक नहीं हुई। देखो इस प्रकार से फेलियर जब होता है ना इसरो का, पूरी साख पे बट्टा लगता है। क्योंकि इसरो को जाना जाता है वर्ल्ड में सस्ते सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए, मतलब सैटेलाइट्स लॉन्च करने के कम पैसे लेता है इसरो। लेकिन जब अलग अलग स्पेस एजेंसीज का, अलग अलग देशों का, अलग अलग प्राइवेट कंपनीज का अगर ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा इसरो के ऊपर से, फिर कौन ही काम देगा इसरो को? फिर तो इसरो की जो रेपुटेशन है बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। समझ गए? इसरो ने एक कंपनी बनाई थी अलग से, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और उस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का काम जानते हो क्या था? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसका काम सिर्फ यही था कि दुनिया भर में PSLV की सर्विसेज को बेचना।
अगर देखो आप एक ग्लोबल कस्टमर हो और आप देखते हैं कि PSLV लगातार फेल हो रहा है, तो आप बताओ क्या अपने सैटेलाइट्स PSLV से लॉन्च करवाना चाहोगे? नहीं लॉन्च करवाना चाहोगे। फिर आप दूसरी कंपनीज के पास जाओगे, जैसे इलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी है, वहां पे आप जाओगे। और देखो एक बात बोलूं, इंटरनेशनल मार्केट में ना सैटेलाइट्स का भी इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस होता है, जैसे रिस्क बढ़ता है इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो भी बढ़ जाता है। अब PSLV ने 2 बार मिशन फेल कर दिए, तो PSLV से कोई सैटेलाइट लॉन्च करवाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी उससे ज्यादा प्रीमियम वसूलेगी कि भाई तुम ऐसे रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च करवा रहे हो जो 2 बार फेल हो गया है, रिस्क बहुत ज्यादा है, तो हम आपसे ज्यादा पैसे लेंगे। समझ रहे हो? तो फिर PSLV से सैटेलाइट लॉन्च करना अलग अलग देशों के लिए, अलग अलग कंपनीज के लिए महंगा होगा, क्योंकि इंश्योरेंस ही उनको महंगा मिल रहा है PSLV से लॉन्च करवाते वक्त। तो फिर वो जो एज है इसरो का PSLV लॉन्च में, वो एज खत्म हो गया। और जैसे मैंने बोला, फिर कंपटीशन में पिछड़ जाएगा इसरो, और दूसरे देशों की जो स्पेस एजेंसीज हैं उससे फिर सैटेलाइट लॉन्च करवाने की तरफ ज्यादा भागेंगे प्राइवेट कंपनीज और दूसरे देशों की एजेंसीज या फिर सरकारें। तो ये दिक्कत है। लास्ट में राइटर एक बात बोलते हैं कि देखो देश की जनता टैक्स देती है, तो ना देश की जनता को जानने का अधिकार है कि भाई क्यों फेल हुआ, तुमने क्या किया। अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए ना। आप कुछ बताते ही नहीं हो, बस फेल हो गया, हाँ ठीक करेंगे। ठीक है, देखो फेलियर होते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। बस ये बात राइटर बोलना चाहते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है एज ऑफ कंसेंट से संबंधित, जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था वो वाला है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।